बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फोर्थ चैप्टर सेल पढ़ रहे थे, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है। उसकी कॉम्पोजिशन में ये पढ़ी थी कि वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। प्रोटीन में इसका हमने लास्ट टाइम लेक्चर में ये बताया था कि प्रोटीन की परसेंटेज 60 to 80% है, लिपिड की 20 से 40% और हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्मॉल अमाउंट में है। फिर हमने बात की थी हम यूनिट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए दो मॉडल दिए गए थे कि सेल मेम्ब्रेन के किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अरेंज किस तरह है। तो इसके लिए दो मॉडल दिए गए। पहला मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बताया गया कि जो प्रोटीन है वो इनर एंड आउटर कॉन्टिन्यूअस लेयर बना रही है और उसके अंदर लिपिड बाई लेयर है। लिपिड बाई लेयर है, उसके अंदर सैंडविच की फॉर्म में लिपिड है, आउटर और इनर क्या है, प्रोटीन है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला इसको, इस मॉडल को रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल को। उसके बाद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया प्रोटीन इनर एंड आउटर लेयर नहीं बनाती, बल्कि प्रोटीन इनर लिपिड बाई लेयर में एम्बेडेड है, घुसी हुई है और मोज़ेक मैनर में एम्बेडेड है। मोज़ेक का मतलब कहीं कहीं प्रेजेंट है, हर जगह इनर एंड आउटर कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं बनाई हुई। ये था हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड की हमने बात की थी कि प्रोटीन जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, में प्रोटीन एक जगह पे कन्फाइंड नहीं होती, रुकी हुई नहीं होती, बल्कि मूव करती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से। तो ये इसे हमने कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे पास आपकी बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में बेसिकली 5 फंक्शन डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टिवली परमिएबल, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, थर्ड वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आइदर पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम वन बाय वन सारों को डिस्कस करेंगे। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नेम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है सिलेक्टिवली, मतलब सिलेक्ट करके, चेक एंड बैलेंस से, डिफ्रेंशिएट करके किसी भी चीज़ को सेल बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट साइटोप्लाज्म में एंटर होने देगा जब तक वो उसका चेक एंड बैलेंस नहीं करेगा। ये है आउटर एनवायरनमेंट, आउटसाइड ऑफ सेल। ये है इनसाइड ऑफ दिस सेल जहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब बाहर से कोई चीज़ अंदर सेल में आनी है तो ये मेम्ब्रेन इजीली पास नहीं होने देगी किसी भी मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस को। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेगी को आइदर आया कौन सी चीज़ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकती है और कौन सी चीज़ इसमें से पास नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन आपको पता है इन पे चार्जेस भी होते हैं, चार्ज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन पे चार्ज कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एसिडिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज, एसिडिक प्रोटीन नेगेटिव चार्ज। इस तरह लिपिड में भी इसमें प्रोटीन चार्जेस होने की वजह से कुछ आयंस पार्टिकल्स को डिफिकल्टी होती है पास होने में। तो यहाँ पे सारे के सारे सब्सटेंसेस आउटसाइड ऑफ दिस सेल से इनसाइड ऑफ दिस सेल नहीं आ सकते, ना ही इनसाइड ऑफ दिस सेल से आउटसाइड ऑफ दिस सेल जा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अलाउइंग ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस हैं जो पास कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, बाकी नहीं कर सकते। मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करना कि ये वाले सब्सटेंस, काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं, डिफ्रेंशिएट करना कौन से सब्सटेंस पास कर सकते हैं, वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल में एंटर हो जाएंगे और बाकी बाहर सेल के आउटसाइड ऑफ दिस सेल ही रह जाएंगे। सेकेंड हमारे पास आता है मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Maintenance of concentration gradient, it regulates the flow of material and ions to maintain a definite concentration gradient. Gradient किसे कहते हैं? Gradients बेसिकली कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक जगह चीज़ों की ज़्यादा तादाद है, दूसरी जगह चीज़ों की कम तादाद है, तो ये जो
कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना एक पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट पे कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, कि तो इस फर्क को हम कहते हैं ग्रेडियंट। एक अब समझने की कोशिश करें, अगर एक जगह पे 7 ब्लॉक्स रखे हैं वुडन ब्लॉक्स और एक जगह पे 5 वुडन ब्लॉक्स रखे हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक की कंसंट्रेशन, जहाँ 7 ब्लॉक्स पड़े हैं वहाँ पे ब्लॉक की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, और जहाँ पे 5 ब्लॉक्स पड़े हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है। तो ये ग्रेडियंट बनता है, कंसंट्रेशन एक ग्रेडियंट बनता है। तो मूवमेंट भी ऐसी होती है कि अगर हम मूवमेंट भी जहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं और जहाँ कम पार्टिकल्स, मूवमेंट हमेशा क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करें। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सारे पार्टिकल्स पास आउट नहीं हो सकते, ओनली मोस्टली देखा गया है कि लिपिड पार्टिकल्स इजीली मूव कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि लिपिड की एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है। प्रोटीन तो कहीं कहीं कन्फाइंड है और कहीं कहीं प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम लिपिड बाई लेयर की बात करें, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बना रही है, और ये तो इस पे इजीली लिपिड मॉलिक्यूल इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। अगर कोई प्रोटीन इन नेचर पार्टिकल है जिसने सेल के अंदर एंटर होना है, उसको प्रोटीन से पास होना होगा। उसकी केमिकल नेचर ऐसी होनी चाहिए जो प्रोटीन से मिलती है, क्योंकि वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगी। यहाँ पे आती है बात सिलेक्टिवली परमिएबल की। नेचर पे डिपेंड करता है सब्सटेंस के कि वो किस नेचर बेस है। अगर उसकी नेचर लिपिड है तो वो इजीली लिपिड से क्रॉस करता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर उसकी लिपिड चार्ज इन नेचर है, ये कोई और प्रोटीन है, तो वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए एन अदर मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे लिपिड soluble क्रॉस इट मोर इजीली देन अदर्स। मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल वाटर ग्लूकोज ये भी इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर और ग्लूकोज। न्यूट्रल एंड आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इजीली क्रॉस, लेकिन चार्ज पार्टिकल जिन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं कर सकते, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्टली जो फैटी एसिड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, चार्ज पार्टिकल इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। उनके लिए एक स्पेशल प्रोटीन्स जिन्हें हम फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और वो प्रोटीन्स की हेल्प की वजह से सेल के अंदर इनसाइड मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये थर्ड फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज वन ऑफ द वाइटल रोल इट प्ले फॉर द सेल। इट ऑफर अ बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट एंड देयर एनवायरनमेंट। बेसिकली आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन एक्ट करी एज अ बैरियर बाउंड्री। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सब्सटेंसेस हैं वो इजीली एंटर नहीं हो सकते सेल के अंदर, और जो सेल के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस है वो इजीली सेल के बाहर नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन एक्ट कर रही होती है एज अ बैरियर। तो यहाँ पे हम बात करने लगे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होती है आयंस की और एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे आप डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे आउटसाइड ऑफ दिस सेल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इनसाइड ऑफ दिस सेल देखें डायग्राम में, तो यहाँ पे सेल्स सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन कम है। अब जो मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हायर कंसंट्रेशन जहाँ मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ दिस सेल हायर कंसंट्रेशन में है और इनसाइड ऑफ दिस सेल लोअर कंसंट्रेशन में। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट, इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या थी? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंसेस की। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ग्लूकोज जो अदर देन वाटर उसकी मूवमेंट, उस सब्सटेंस की मूवमेंट को हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन।
अगर वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे हम स्पेसिफिक नेम देते हैं ऑस्मोसिस का। वाटर एक्सेप्ट वाटर, जो भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा उसे हम सिंपली डिफ्यूजन कहेंगे। अगर वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो हम इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, इसमें भी मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है फैसिलिटेटेड, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट है जो डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट को हेल्प आउट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो पूरी आपकी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती हैं, चैनल प्रोटीन बनाती हैं। अब ये चैनल प्रोटीन हेल्प करती हैं सब्सटेंसेस को कि वो सेल के अंदर एंटर हो। जब वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते तो वो प्रोटीन की हेल्प से सेल के अंदर एंटर होते हैं। अभी जैसे मैंने बात की कि प्रोटीन जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से इजीली पास आउट होने देगी, कुछ को नहीं होने देगी, रोक देगी। तो जो जो सब्सटेंसेस रुक जाते हैं वो प्रोटीन की हेल्प से अंदर आते हैं। तो जब प्रोटीन हेल्प आउट कर रही है तो इस डिफ्यूजन को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे मूवमेंट जरूर है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन यहाँ पे कौन हेल्प आउट कर रहा है, प्रोटीन हेल्प आउट कर रही है। तो ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और ये सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन जस्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे कोई भी प्रोटीन या कोई भी अनदर मॉलिक्यूल हेल्प नहीं करेगा मूवमेंट को, तो ये सिंपली डिफ्यूजन। अगर हम वाटर की स्पेसिफिकली बात करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट को, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये इसमें हमारे पास मूवमेंट है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ऑलरेडी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है किसी भी कंपाउंड की, लेकिन फिर भी सेल कंपोनेंट आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल मूव कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है। हमेशा जहाँ चीज़ ज़्यादा होती है उससे लोअर की तरफ मूवमेंट होती है, वाटर की भी ऐसी ही मूवमेंट होती है। लेकिन अगर मूवमेंट इस तरह से हो कि जहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी सब्सटेंस की, हम क्या आयंस की कंसंट्रेशन, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सोडियम आयन उस तरफ मूव करवाएं तो ये हम अगेंस्ट द नेचर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी होगी, लेकिन हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम ये नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है, एटीपी यूटिलाइज होती है, एनर्जी करेंसी यूज होती है मूवमेंट के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही फ़र्क है कि मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन, और इसमें द पार्टिकल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग द एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी और वो एनर्जी है एटीपी। एटीपी हेल्प करेगी मूवमेंट को जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ फंक्शन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, या तो डिफ्यूजन सिंपल या फिर प्रोटीन हेल्प कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं हो रही थी। लेकिन हम एंडोसाइटोसिस की बात करें, एंडोसाइटोसिस में आप देख रहे हैं ये फोल्डिंग कर रही है, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ये हमारा फूड पार्टिकल है। अब इसके गिर्द हमारे पास ये मेम्ब्रेन आ जाएगी। जैसे ही हमारी मेम्ब्रेन आई तो ये मेम्ब्रेन अंदर सेल की तरफ चली जाएगी और वैक्यूल बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इनटेक कर रहा है, सेल इनटेक कर रहा है, अपने अंदर लेके जा रहा है
फूड पार्टिकल को अब वो कैसे अपने अंदर लेकर जा रहा है, बाय फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। सेल जेल मेम्ब्रेन जैसे ही फोल्ड होती है इस फूड पार्टिकल के गिर जाती है, फोल्ड बन जाती है, और फोल्ड जैसे ही बनता है तो क्या बन जाता है, वैक्यूल बन जाता है। इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस भी हो सकती है और पिनोसाइटोसिस भी। अब हम फर्दर एंडोसाइटोसिस को डिवाइड करते हैं फैगोसाइटोसिस में और पिनोसाइटोसिस में। अगर पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे जो हमारे वो वैक्यूल बनेगा, इस पूरे प्रोसेस को अगर सॉलिड पार्टिकल को सेल इनटेक कर रहा है, तो सॉलिड पार्टिकल को सेल इनटेक कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड, अगर आप ये स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये लिक्विड है, अगर अगर सेल इस लिक्विड मटेरियल को इनटेक कर रहा है तो हम इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है सेल के आउटसाइड, और ये है नीचे अंदर साइटोप्लाज्म। अगर सेल इनटेकर है लिक्विड मटेरियल तो इसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। अगर सेल सॉलिड पार्टिकल इनटेकर है इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ये है टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल इनटेक होते हैं और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड इनटेक होता है, सेल के अंदर जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें फैगोसाइटोसिस की तो हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल बाय द फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करें, द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की। तो यहाँ पे ये फर्दर इसकी टाइप्स थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। बेसिकली जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन मैंने पहले भी बताई, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली यही हेल्प आउट करती हैं नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में। तो न्यूरॉन्स में भी मेम्ब्रेन होती है। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, ये भी एक सेल है। और सेल का मैंने आपको पहले भी बताया था 3 बेसिक पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो नर्व सेल भी एक सेल है, इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट होगी। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक ऐसी कंपोजिशन होती है जिसमें से आपकी नर्व इम्पल्स पास कर सकती है। और नर्व इम्पल्स को हमेशा हम क्या कहते हैं, ये एक मैसेज है जो बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक मैसेज लेके जाता है ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके, पूरे बॉडी में कोऑर्डिनेशन कर सके। तो मैंने जैसे कहा नर्व सेल एक सेल है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक ऐसी स्पेसिफिक कंपोजिशन है जो हेल्प करती है कि मैसेज को इजीली बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक पास कर सके और कोऑर्डिनेशन कायम कर सके। तो ये है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये लास्ट फंक्शन था। तो आप एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं जो हमने पढ़ा, जो आज का हमारा टॉपिक था फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम पहले लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, अब है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 5 फंक्शन थे, सिलेक्टिवली परमिएबल membrane, maintenance of concentration gradient, transport of material, endocytosis और transmission of nerve। हमने सारा 1 by 1 डिस्कस किया और हमने ये डिस्कस किया कि जो मेम्ब्रेन है वो इजीली सारे पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं होने देती, सिलेक्ट करती है, और सिलेक्ट करने के बाद उन पार्टिकल को क्रॉस नहीं होती, इसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। और मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब मूवमेंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि कुछ पार्टिकल्स बाहर ज़्यादा होंगे, कुछ अंदर ज़्यादा होंगे, ये डिपेंड करता है सेल की नेचर पे। अब ये ग्रेडियंट मेंटेन करना है सेल ने, वो जब भी कर सकता है जब एक बैरियर हो, एक बाउंड्री हो, एक ऐसी बाउंड्री जो सिलेक्ट करके पार्टिकल्स को अंदर आने देती है। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होनी चाहिए तो वो बाहर ज़्यादा रखेगी, अंदर कम रखेगी। अंदर सेल के अंदर कम होना और सेल के बाहर बाहर होना, ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस ग्रेडियंट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन हमारे पास जो जाता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो हमारे पास पहले हम बात कर चुके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक डिफ्यूजन आती है, सिंपल डिफ्यूजन, कोई भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की मूवमेंट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कंसंट्रेशन की मूवमेंट जरूर है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन
एक चीज की हेल्प से यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस यूज हो रहा है, हेल्प आउट कर रहा है, प्रोटीन, ये है फैसिलिटेटेड प्रोटीन। और एक होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम यूज करते हैं जस्ट वाटर के लिए, वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा आप देख रहे हैं यहाँ टू पार्ट सब्सटेंसेस हैं और अंदर सेल के ऑलरेडी ग्रीन सब्सटेंसेस ज्यादा है, फिर भी मूवमेंट हो रही है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बट ये हम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एटीपी यूटिलाइज करने होंगे। या एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में वैक्यूल बनता है। अगर सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो रहा है, ये फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड सेल के अंदर एंटर हो रहा है वैक्यूल के फॉर्म में, तो ये पिनोसाइटोसिस है, ये एंडोसाइटोसिस की टाइप है। और लास्ट में हमने फंक्शन पढ़ा था कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किसके पास होती है, न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स क्या है, नर्व सेल। सेल का 3 बेसिस कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स from one body part to another to keep coordination. Thank you so much. आपका समय जाने के लिए